हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 की जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बुक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस बुक को पढ़ेंगे। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये बुक सभी राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, एलडीसी, सभी जितनी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं है उन सभी के लिए है, बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ से हर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से, हर लाइन से क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं आज से इस बुक को, कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक को। इसकी अनुक्रमणिका की बात करें तो इसमें सबसे पहले रहेगा राजस्थान का इतिहास का एक परिचय, ठीक है ना। फिर राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव एवं त्योहार एवं मेले, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, और फिर रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थान भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। टोटल मिला के 11 चैप्टर है इसमें। इसके अंतर्गत सबसे पहले आज का टॉपिक है अध्याय 1 में राजस्थान का इतिहास का एक परिचय। अगर आपने कक्षा 9th की राजस्थान बोर्ड की बुक नहीं देखी हो तो उसको भी देख सकते हो, उसके वीडियो भी प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, वो सभी भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान इतिहास का एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1949 से पहले किसी भी प्रकार की राजस्थान नाम की भौगोलिक इकाई अस्तित्व में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो राजपुताना, कई बार क्वेश्चन आ चुका कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया, तो 1800 ईस्वी में किया। इस पुस्तक के बाद 29 सालों के बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो कर्नल टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान और राजस्थान रखा। तो कर्नल टोड ने इसका नाम क्या रखा, राजस्थान और राजस्थान। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, एकीकरण का टॉपिक कक्षा 9th की बुक में है, उसमें इसकी डिटेल है तो उसमें देख लेना। 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। तो सबसे सर्वसम्मति से इसका नाम, जो कि एकीकरण का चतुर्थ चरण है, उसके उद्घाटन के समय इसका नाम क्या रखा गया, तो राजस्थान रखा गया 30 मार्च 1949। और उस समय क्या था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। तो उस समय से 30 मार्च से ही है नाम राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च 1949, लेकिन अब कब मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाएगा। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में प्राचीनतम नाम जिसका उल्लेख सबसे पहले, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नाम का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ, तो ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में आया। और मरु, धन व जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि। तो ऋग्वेद में कौन कौन से नाम आए, मरु, धन व जांगल और मत्स्य, शूरसेन। मरु, धन व जांगल और मत्स्य, शूरसेन, ऋग्वेद में इनके नाम आए। मरु और धन्व दोनों का एक ही अर्थ है। मरु और धन्व का क्या है, दोनों का एक ही अर्थ है। और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए किया जाता है। मरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जोधपुर संभाग के लिए किया जाता है। जोधपुर पहले मरु, फिर मरुवार और फिर कालांतर में से मारवाड़ कहते हैं। तो सबसे पहले मरु, फिर मरुवार, फिर मारवाड़। और अभी से जोधपुर क्षेत्र को क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ शमी, केर, पीलू, कौन कौन से वृक्ष हैं, शमी, केर, पीलू आदि होते हैं। और बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका, जांगल देश का क्षेत्र कौन सा है, तो बीकानेर और नागौर
मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत है। मत्स्य क्षेत्र है ना कहाँ पे है, तो उल्लेख इसका महाभारत में हुआ है और इसका क्षेत्र है ना जयपुर, अलवर, भरतपुर। अभी डीग नया जिला बन गया तो भी आ जाएगा, जो नए जिले बन गए वो भी आ जाएंगे। इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। और विराटनगर अभी कहाँ चला गया, तो कोटपुतली बहरोड में। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र हैं धौलपुर और करौली। भरतपुर के इसमें विराटनगर और भरतपुर धौलपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं। धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित था। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। शूरसेन एक प्राचीन जनपद था और इसका महाभारत में भी इसका शूरसेन का भी उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। जैसे माही नदी के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़ का भूभाग काटल के नाम से जाना जाता है। तो काटल किसे कहते हैं, माही नदी के आसपास और प्रतापगढ़ के भूभाग के क्षेत्र को काटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित है। माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित है, इसलिए इसे काटल कहा जाता है। और 56 गाँवों का समूह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग 56 का मैदान कहा जाता है। जो 56 गाँवों का समूह का है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। बेसरोडगढ़ से लेकर के बिजोले तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। तो ऊपरमाल का क्षेत्र किसे कहते हैं, बेसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया क्षेत्र तक। बेसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। और गिरवा किसे कहते हैं, तो उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण गिरवा कहलाता है। किसकी अधिकता होने के कारण, तो पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। और मांड किसे कहते हैं, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड था। मांड किसका नाम था प्राचीन, तो जैसलमेर का। और बागड़ किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। और हाडोती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि कोटा और बूंदी के प्रदेश को हाडोती के प्रदेश से जाना जाता है। झुंझुनू, सिक्कर और चूरू, इसको क्या नाम से जाना जाता है, सेकावाटी। सिक्कर, झुंझुनू के क्षेत्र को सेकावाटी के नाम से जाना जाता है। आगे है इतिहास का काल विभाजन। तो इतिहास के तौर पे इसको कितने भागों में बांटा है, तो मोटे तौर पे मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है। कितने कालों में, तो 3 कालों में, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। प्राक और आद्य और ऐतिहासिक 3 कालों में इतिहास, मानव के संपूर्ण इतिहास को बांटा है। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य, यानी कि प्राक युग में है ना कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे और मानव लेखन कला से भी अपरिचित था। प्राग युग की बात करें तो मानव लेखन कला से भी अपरिचित था और उस काल में है ना ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले थे। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे किंतु वे तो अस्पष्ट अथवा उसकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं है। अगर आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक में है ना उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन उसको पढ़ा और अस्पष्ट थे, उसकी लिपि अस्पष्ट थी, इसलिए उसको पढ़ना संभव न था। और ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास कालक्रम के अनुसार विभक्त करते थे। प्राक युग यानी कि ये है ना सृष्टि आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। प्राक युग की बात करें तो ये सृष्टि आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था और आद्य युग हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। और ऐतिहासिक युग है जो 600 ईसा पूर्व से अभी तक वर्तमान तक जारी है, यानी कि प्राक युग सृष्टि आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग की बात करें तो ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा और ऐतिहासिक जो ये युग है ना 600 ईसा पूर्व से तो अभी वर्तमान तक जारी है। तो इतिहास का काल विभाजन संपूर्ण मानव के कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। प्राक, आद्य और ऐतिहासिक 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक राजस्थान एवं प्राक युग में राजस्थान। तो प्राक के ऐतिहासिक काल में राजस्थान कैसा था। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। मानव सभ्यता का उदय कहाँ से हुआ था, तो नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता
के कारण अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इसी मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। इस समय राजस्थान में क्या था? प्राचीन समय में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा द्रस्वती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। तो सरस्वती और द्रस्वती जो नदियां इसमें आकर के गिरती थी, किसमें? समुद्र में। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं और इसको पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसी काल को क्या कहा जाता है? तो पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं पूर्व पाषाण काल को। पूर्व पाषाण काल राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ, ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। किसके पत्रों से? तो क्वार्टजाइट के पत्रों से अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सिंह हेकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगुड़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण काल की हस्तकुठार हैंड एक्स खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। सबसे पहले तो सिंह हेकट ने 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाण कालीन हस्तकुठार हैंड एक्स खोज निकाले और उसके पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे के वीरेंद्र मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने की सराहनीय योगदान दिया है। इसके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां और विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले। तो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहाँ मिले विशेष रूप से? तो चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय आलचिन को जाता है। जालौर से पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण प्राप्त हुए उसका श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय भी आलचीन को जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराट नगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, इनको याद रखना है कि कौन कौन से उपकरण थे। तो जैस्पर, एगेट, चल्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों के बने थे, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर और ट्राइंगल, क्रेसनेट और ट्रेपेज और स्क्रेपर, पॉइंटर आदि का उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। जो ये पत्थरों के उपकरण, छोटे उपकरण बने हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। आगे है उत्तर नवपाषाण काल। उत्तर नवपाषाण काल भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ, जो कहाँ पे हुआ? अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर आदि स्थानों पर उत्तर पाषाणकालीन अनेक उपकरण प्राप्त हुए। तो उत्तर पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए।
आगे है राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल की बात करें तो ताम्र पाषाण और ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण और वह ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, जो कहाँ पे, सिक्कर, गणेश्वर, सिक्कर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलुंड राजस्थान, इनको नाम याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे स्थान है। गिलुंड राजसमंद, गिलुंड कहाँ पे, राजसमंद, आहड़ व जाडोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, जो कि अब डीडवाना कुचामन भी नागौर से अलग हो गया तो उसमें आता है, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुगल बीकानेर, ननलालपुरा किराड़ोत व चित्तवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालोर, बुढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहुली, सवाई माधोपुर, मल्लाह, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन है इस बुक से। लोह काल। लोह काल की बात करें तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को बदल दिया। राजस्थान में नोहभरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, नोहभरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेन, टोंक आदि स्थानों पर लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। तो लौह संस्कृति के हथियार उपकरण कहाँ कहाँ पे मिले हैं? तो नोहभरतपुर में, जोधपुरा, जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू में और रेन, टोंक में। लौह से प्राप्त लौह के अवशेष भारत लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लौह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र के उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण और लौह गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली हैं? जोधपुरा, जयपुर से। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी है। रेड को किसकी संज्ञा दी है? तो राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। लौह काल के पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृत भांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौह आदि स्थानों पर मिले हैं। यानी कि लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृत भांड संस्कृति का उदय हुआ। संस्कृति का अवशेष कहाँ पे मिला? विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, नौह आदि स्थानों पर मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो लगभग इसका उदय कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व की हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। आगे है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं सभ्यताओं से। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं बात करें तो कालीबंगा सभ्यता जो प्रमुख है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता प्राचीन द्रष्टवती व सरस्वती नदी घाटी, जो कहाँ पे वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र था, ये अभी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है ये, और क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो कालीबंगा की बात करें ना तो कालीबंगा सभ्यता है ना 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। इस स्थल पर कालीबंगा नाम से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, जो यहाँ काली चूड़ियाँ मिली और उसके कारण इसका नाम पड़ा कालीबंगा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी। पंजाबी भाषा में बंगा किसको कहते हैं? चूड़ी को। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया गया और उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। ये कितने स्तरों पे हुई? तो 5 स्तरों पर इसकी खुदाई का या उत्खनन का कार्य किया गया था। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। वह तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान व समकालीन है। इसके आधार पर कालीबंगा की सभ्यता 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को है ना 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा
सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। कालीबंगा कैसा था? तो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में यहाँ मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर, किसमें? तो धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उसके अवशेष पतले और हल्के हैं। जहाँ उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। एक ही खेत यानी कि मिश्रित खेती करते थे। तो यहाँ पर एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों का समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। तो एक बच्चे की खोपड़ी में कितने छिद्र मिले हैं? 6 छिद्र। कहाँ से? कालीबंगा से, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण मिला है। यहाँ से प्राप्त खिलौना में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर। खिलौना में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर हड़प्पा सभ्यता का अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा, और उत्खनन 1961 में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा। और संस्कृत साहित्य में इसको है ना बहुदानी कटक के इतिहासकार इसको कालीबंगा बहुदानी कटक का शब्द का यूज भी किया गया है। और 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई। यहाँ कालीबंगा से ना भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के साक्ष्य भी मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से मिली हैं, एक बच्चे का शव भी मिला है, युगल समाधियाँ, 7 अग्निकुंडियाँ, हवन कुंड, अग्निवेदियाँ मिली हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपड़े से एक लपटा हुआ उस्तरा भी यहाँ से मिला है, अलंकृत यहाँ से मिट्टी ईंटें मिली है, तो इत्यादि यहाँ से मिले। कालीबंगा में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता है? तो कच्ची ईंटों के घर भी मिले हैं। और कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा था। और कालीबंगा में एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो इसे जाल पद्धति और ग्रिड पैटर्न भी कहा जाता है। तो ग्रिड पैटर्न, जाल पद्धति कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा से संबंधित हैं। अगली सभ्यता है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता की बात करें तो है ना, इसका उदयपुर शहर के पास बहने वाली आयड़ नदी, आहड़ यानी कि आयड़ नदी के तट पर बसे होने से इसका आहड़ नाम पड़ा। और आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु, कितने हजार वर्ष पुरानी? तो 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष हमारे सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धूलकोट। धूल यानी मिट्टी का टीला। ये मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा? धूलकोट। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ। तो इसके उत्खनन का कार्य कब हुआ? सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया ने के निर्देशन में इसका कार्य हुआ। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में इसमें भी धूप से सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। तो जो आर्य सभ्यता के लोग थे ना, गहने नहीं उतारते थे मरने के बाद, और गहनों के साथ ही उनको दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। जो आहड़ को लाल और काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ पे कौन से बर्तन मिले हैं? तो लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति के केंद्र सिद्ध करते हैं। आड़ का दूसरा नाम क्या था? ताम्रवती नगरी भी मिलता है आड़ का दूसरा नाम, जो यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरण बनाने का अत्यधिक प्रयोग के कारण होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों और रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी यहाँ से लगाया जाता है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो उदयपुर जिले के आयड़ नदी, जिसके आगाटपुर भी इसको कहा जाता है, आगाटदुर्ग के नाम से जाना जाता है इसको, और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको है ना धूलकोट, इस आहड़ को ही धूलकोट कहा जाता है, और ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का भाग माना जाता है। किसका? तो बनास संस्कृति का भाग भी इसको माना जाता है। इस आर्य सभ्यता के अंतर्गत है ना 6 तांबे की मुद्राएं मिली, और यूनानी देवताओं का, जिसमें है ना यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी मिला हुआ है। तो ऐसे मिली। यहाँ पे अनाज भरने के
मृद भांड भी मिले हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोटे या गोरे। आड़ सभ्यता से अनाज भरने के जो मृद भांड मिले हैं उन्हें कोटे या गोरे कहा जाता है और इसका उत्खनन 7 स्तरों पे हुआ था आड़ का। अगली सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता की बात करें तो राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आड़ संस्कृति से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003, कब से, तो 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, कौन से, तो प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, गिलुंड से कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हिमहाती दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, आग की पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका उपयोग हुआ है। पक्की हुई आग में तो है ना, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन गिलुंड में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगली है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में खोटारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन का कार्य किया गया। तो बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य कब किया गया, 1967 से 70। किसने किया, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले। तो प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बागोर सभ्यता से मिले हैं। 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। जो कब के माने जाते हैं, 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आकेटक होने के प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। बागोर से है ना तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें क्या हुआ है, छेद वाली सुई मिली है। अब छेद वाली सुई सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बागोर से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल का लघु पाषाण उपकरण और केंद्र था। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर नीम का ताना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर सभ्यता भी किसका स्थल है, ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व, कब की, तो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं। गणेश्वर में अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों पात्रों में 99% तांबा था। कितना प्रतिशत, तो 99% तांबा मिला है। कहाँ से, गणेश्वर की सभ्यता से। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसमें कपस्वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यहाँ बर्तन काले व नीले रंग में सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को है ना भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। कहाँ से, तो गणेश्वर से तांबा है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं हैं। बीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो बीनमाल कहाँ पे है, जालोर में, जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र का एक यूनानी सुरा ही मिली है। कहाँ से, तो बीनमाल जालोर से, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीमाल था। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इस प्रकार ईशवाल कहाँ थी, तो उदयपुर में से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट, जयपुर के बीजक पहाड़ी नीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी
से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका पहले। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू। तिलवाड़ा भी बाड़मेर में है, लेकिन बाड़मेर से बालोतरा अलग हो गया तो बालोतरा में आता है। सुनारी झुंझुनू, नौहभरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के शेष राजस्थान से प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का स्रोत 4 वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक चौसठ कहाँ से मिले हैं? वैदिक सभ्यता के अवशेष तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा क्षेत्र और चक चौसठ से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने, यानी कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश किसे कहा जाता? तो बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञात वास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर लड़ता हुआ क्या किया गया था? मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अधिक अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगी। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई दी। प्रथम तो जनपदों का उदय हुआ, द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। तो क्या हुआ? 2 प्रवृत्तियां दिखाई दी भारतीय इतिहास की राजनीति में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति में 2 प्रवृत्तियां दिखाई दी, जनपदों का उदय और साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। और अब पढ़ते हैं राजस्थान के जनपद। आगे हैं राजस्थान के जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में अनेक जनपदों का उदय हुआ, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी हमें 16 कितने? तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य में हमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? सूची मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी बुद्धकालीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। इनमें है ना, उनमें से मत्स्य जनपद राजस्थान का ही स्थित था। मत्स्य जनपद कहाँ था? तो राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग जैसे कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों का अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का सीवी जनपद कहाँ था? तो चित्तौड़ के आसपास था और इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका नगरी शिवपुर।
और ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ के मध्यकालीन मेवाड़ राज्य था ना, उसका क्षेत्र था किसका, सीवी जनपद का। 327 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मानव योद्धे और आर्जुनाइन राजस्थान में आकर बस गए। कौन बस गए, तो कुछ कबीले मालव योद्धे और आर्जुनाइन राजस्थान में आकर के बस गए थे। जनपदों में सबसे प्रमुख जनपद हैं मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। सबसे पहले मत्स्य जाति का उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी किसका उल्लेख हुआ है, मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी किसका उल्लेख मिलता है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई थी। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, इसके विस्तार की बात करें तो चंबल के आसपास की पहाड़ियों से लेकर की सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था, यानी कि चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिमी में पंजाब की सरस्वती नदी तक इसका क्षेत्र था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। और भरतपुर से है ना डीग अलग हो गया, तो डीग भी इसमें आएगा। भरतपुर डीग का कुछ भाग सम्मिलित है। महाभारत के काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था, विराट नगर। विराट था, जिससे जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर बेराट बसाकर, अभी बेराट वर्तमान में कोटपुतली बहरौड़ पे आ गया है, लेकिन बेराट बसाकर, लेकिन अगर सभ्यता में क्वेश्चन आएगा तो है ना, क्वेश्चन में ऑप्शन देख के लगाना है। विराट नगर कहाँ पे था, पहले जयपुर में, और बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, बेराट। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों की राजधानी का उत्तराधिकार बना था। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराट नगर की समृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भाग सालव जाति रहती थी। सालव जाति कहाँ रहती थी, तो अलवर के कुछ भागों में रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। तो चेदी भी है ना, सालों जनपद की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों की प्राय शत्रुता रहती थी, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था, लेकिन अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों से भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अगला है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के अंतर्गत हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी थी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे
राजपूत की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावित हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी तक समाप्ति तक समय को क्या कहा जाता है? राजपूत युग। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कहा कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक व बाणभट्ट के अर्शचरित व कादम्बरी के में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत कहा। चीनी यात्री कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, और उन्होंने कहीं पर तो राजाओं को क्षत्रिय कहा और कहीं पर राजपूत लिखा। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य रही है। राजपूत शब्द एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए क्या नाम प्रयोग किया जाता था? तो राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध के महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, तो ठीक है ना। वैदिक आर्यों की संतान यानी कि राजपूत कौन थे? तो वैदिक आर्यों की संतान कौन मानता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वैद्य। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय या राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। वैदिक आर्यों की संतान कौन मानता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य भारतीय आर्यों के क्षत्रिय और राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि आर्यों की संतानें कौन? राजपूत। अग्निकुंड से उत्पन्न यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान, इसको कौन मानता है अग्निकुंड से उत्पन्न? तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो उसका ग्रंथ वो मान्यता देते हैं, और इसके समर्थक भी रहते हैं नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण इत्यादि। तो चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। किसमें? तो पृथ्वीराज रासो में। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने के लिए हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न हुए। कितने? 3 योद्धा उत्पन्न हुए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हो गए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया। प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था क्या? चौहान। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से भी की गई है। यानी कि चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से। तो अग्निकुंडीय सिद्धांत को कौन मानता है? चंद्रबरदाई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों के समझने का प्रयास किया गया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों, शक, हूण, यूची आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, या यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नगर ब्राह्मणों से बताई। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन बताता है? सबसे पहले डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। राजपूत के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोला शिलालेख का उल्लेख करते हुए किसका उल्लेख करते? तो बिजोला शिलालेख का उल्लेख करते हैं।
जिससे वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ, यानी कि डॉक्टर भंडारकर का समर्थन कौन करता है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर क्या मानते हैं? तो ब्राह्मण वंश से मत को मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त गुहदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदोत की संतान है। गुहिलोत किसकी हैं? तो नागर ब्राह्मण गुहदोत की संतान किसने माना है? तो महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गोविंद टीका में स्वीकार किया है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेकर इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को तर्क सहित खंडन करते हैं, तर्क सहित इसका खंडन किया है। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड विदेशियों की संतान कौन मानते हैं कि विदेशी उत्पत्ति की संतान? कर्नल टोड ने राजस्थान शक तथा सीतियन जाति शक सीतियन जाति के वंशज हैं। यानी कि राजपूत किसके वंशज है? तो शक सीतियन। किसने माना? कर्नल टोड। शक सीतियन की संतान कर्नल टोड के साथ विलियम क्रुक ने भी माना, ठीक है ना। तो शक सीतियन की संतान किसने माना राजपूतों को? कर्नल टोड। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि विदेशी जातियां छठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब तक कि शासक बन बैठे उन्हें अग्नि संस्कार आदि द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक-सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक-सीतियन और हुणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। इस प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भी लिखा है। तो इनका शक-सीतियन की संतान वी.ए. स्मिथ ने भी लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं व 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? तो हुणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों को शक-सीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक-कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं की निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज में उन्हें स्वयं समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है। किसने? तो डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। तो हित आज का टॉपिक, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कक्षा 10th के अनुसार राजस्थान के सामान्य परिचय और इतिहास, राजस्थान का इतिहास और काल विभाजन और राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख जनपद और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो ये था आज का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये बुक आपके लिए अच्छी इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि ये बुक आपके लिए कितनी उपयोगी हो और ये वीडियो भी आपके लिए कितना उपयोगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।